आज का टॉपिक है मौर्योत्तर काल। क्वेश्चन नंबर 1, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। तो जावा सुमत्रा से। नेक्स्ट, पाल वंशी शासक देवपाल बौद्ध मतायुआई था। लेखों में उसे परम सौगात कहा गया है। इन्होंने जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिया था। क्वेश्चन नंबर 2, स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने लंदन में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की? तो बालपुत्र देव। क्वेश्चन नंबर 3, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? जूनागढ़ अभिलेख में। गुजरात के जूनागढ़ से रुद्रदामन प्रथम का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह जिस शिला पर उत्कीर्ण है उसी पर अशोक के 14 परिज्ञापनों की एक प्रति तथा स्कंदगुप्त के 2 लेख भी खुदे हुए हैं। यह विशुद्ध संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। इसमें रुद्रदामन की विभिन्न उपलब्धियों पर सुदृढ़ प्रकाश डाला गया है। क्वेश्चन नंबर 4, दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? तो रुद्रदामन ने की थी। रुद्रदामन प्रथम 130 से 150 ईस्वी का जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में गिरनार पहाड़ी से प्राप्त हुआ ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण संस्कृत भाषा का यह अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है। इस अभिलेख में सुदर्शन झील के बांध के पुनर्निर्माण की सूचना प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? तो विम कड़फिसेस ने स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया। कुषाण शासकों द्वारा व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ करना भारतीय उपमहाद्वीप में उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। कुषाण शासक विम कड़फिसेस को स्वर्ण मुद्राओं के प्रचलन का श्रेय प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 6, पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी किसने लिखी? तो इसका हो जाएगा टॉलमी। पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी एक ग्रंथ पुस्तक है। यह रोमन मिस्र बंदरगाहों से नेविगेशन और व्यापार के अवसरों का वर्णन करता है। इस ग्रंथ की रचना प्रथम शताब्दी ईस्वी में की गई थी। इसे एक अनाम व्यक्ति ने लिखा। इसमें भारत से आयात तथा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का भी
उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? कण्वा वंश यानी कण्व वंश। शुंग वंश का अंतिम राजा देवहूति अपने अमात्य वासुदेव के षड्यंत्रों द्वारा मार डाला गया। वासुदेव ने जिस नवीन राजवंश की नींव डाली वह कण्व या कण्वयन नाम से जाना जाता था। शुंगों के समान यह भी ब्राह्मण वंश था। नेक्स्ट टॉपिक, गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग। क्वेश्चन नंबर 1, किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की? किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की? इसका चंद्रगुप्त द्वितीय ने। समुद्रगुप्त के पश्चात उसका बेटा रामगुप्त शासक बना, लेकिन शकों के आक्रमण का समक्ष विरोध न करने के कारण उसके भाई चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त की हत्या कर उसकी पत्नी ध्रुव देवी से विवाह कर लिया तथा शकों के विरुद्ध विजय प्राप्त की। क्वेश्चन नंबर 2, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इतिहासकार विंसेंट स्टीम ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी है। समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। इसके लेखक हरिसेन थे। क्वेश्चन नंबर 3, गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था? गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था? स्कंदगुप्त। हुनों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ तथा स्कंदगुप्त के हाथों वे बुरी तरह परास्त हुए। यह आक्रमण एक धावा मात्र रहा और देश के ऊपर इसका कोई तत्कालिक प्रभाव नहीं पड़ा, किंतु परोक्ष रूप से इसने गुप्त साम्राज्य के पतन की गति को तेज कर दिया। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद 5वीं शताब्दी के अंत तथा 6वीं शताब्दी के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम के कई क्षेत्रों पर हुनों ने कब्जा कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 4, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? कुमारगुप्त। वेनसंग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक शक्रादित्य था, जिसने बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों के प्रति महती श्रद्धा के कारण इसकी स्थापना करवाई थी। शक्रादित्य की पहचान कुमारगुप्त प्रथम 415 से 555 ईस्वी से की जाती है। कुमारगुप्त की प्रसिद्ध उपाधि महेंद्रादित्य थी। क्वेश्चन नंबर 5, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है? नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है गुप्त। नालंदा एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिण बिहार में राजगीर के निकट स्थित था। इसके ध्वंसावशेष बड़ा गांव ग्राम में दूर तक आज भी बिखरे पड़े हैं। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्त शासकों के समय नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में
बुधगुप्त तथा बलादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान दिया। क्वेश्चन नंबर 6, नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। यह बौद्ध दर्शन के अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। इसी के अध्ययन के लिए चीनी यात्री ह्वेनसांग आया था। क्वेश्चन नंबर 7, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? पाली अनुसंधान संस्थान। नव नालंदा महाविहार बौद्ध अध्ययन का आधुनिक केंद्र है। 20 नवंबर 1951 को इसकी आधारशिला रखी गई थी। इसके केंद्र में बौद्ध एवं पाली अनुसंधान संस्था है। यहाँ बड़ी संख्याओं में श्रीलंका, जापान, कोरिया, तिब्बत, भूटान आदि देशों से पाली एवं बौद्ध अध्ययन पर अनुसंधान हेतु विद्यार्थी आते थे। क्वेश्चन नंबर 8, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था। नालंदा विश्वविद्यालय विनाश का कारण था तो मुसलमान। नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्क मुसलमान आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट किया गया था। यह भारत में बौद्ध मत के पतन के लिए अंतिम प्रहार के रूप में देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिसमें एक कथन ए और दूसरा कथन आर है। दोनों को ध्यान पूर्वक पढ़ें। कथन ए में 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया और कारण आर, महाविहार को राजकीय प्राचार्य मिलना बंद हो गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। उपयुक्त दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? बी, दोनों ए और आर सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नालंदा में एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिणी बिहार में राजगीर, वर्तमान में राजगीर के निकट स्थित था। 5वीं सदी के मध्य गुप्तों के समय नालंदा स्थित विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। 12वीं सदी के अंत तक मुस्लिम आक्रमण फलस्वरूप इस महाविहार का पतन हो गया। बंगाल के बाल शासकों द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को संरक्षण देने के लिए फलस्वरूप नालंदा का महत्व घटने लगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 में फहियान की एक चीनी तीर्थ यात्री था जो हर्ष के शासन काल के दौरान भारत आया था। 2 में ह्वेनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल के दौरान भारत का दौरा किया था। इसका हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। फहियान एक चीनी यात्री था और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल के दौरान भारत का दौरा किया था। उसने यहाँ के लोगों के जीवन का विस्तृत विवरण लिखा। उसने अपने विवरण में राजा के नाम का उल्लेख नहीं किया। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने सम्राट हर्ष के शासन काल के दौरान भारत का दौरा किया था। उसने हर्ष द्वारा नालंदा में निर्मित कई जिलों वाले मठ की महिमा का वर्णन किया। उसने अपने विवरण में उल्लेख किया कि हर्ष के काल में शूद्र कृषि करते थे। उसने अपने
वितंता में प्रयागराज यानी प्रयाग में आयोजित सम्मेलन का भी उल्लेख किया। अतः कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 11, प्रसिद्ध चीनी यात्री फहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 12, चीनी यात्री सुंग युन ने भारत की यात्रा की थी। चीनी यात्री सुंग युन ने भारत की यात्रा की थी। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। चीनी यात्री सुंग युन ने 518 ईस्वी से 521 ईस्वी तक भारत की यात्रा की तथा इसने अपनी 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म के प्रतियां एकत्रित की थी। क्वेश्चन नंबर 13, चीनी यात्री इति संग ने बिहार का भ्रमण किया लगभग। चीनी यात्री इति संग ने बिहार का भ्रमण किया लगभग 637 ईस्वी में। सॉरी, 637 ईस्वी में नहीं, ये गलत है। बी, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा इसका आंसर। उपयुक्त में से कोई नहीं, ये नहीं होगा। नेक्स्ट, चीनी यात्री इति संग ने 1671 से 1695 ईस्वी जब वह युवक था अपने 37 बौद्ध सहयोगियों के साथ बौद्ध धर्म के अवशेषों को देखने की इच्छा से पाश्चात्य विश्व का भ्रमण करने का निश्चय किया। बाद में उसके साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया तथा वह अकेले केंट नगर से जहाज में बैठकर भारत की यात्रा पर चल पड़ा। वह दक्षिण के समुद्री मार्ग से होकर भारत आया और सुमित्रा होते हुए चीन वापस लौट गया। क्वेश्चन नंबर 14, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो गुप्त काल। गुप्त काल में नगर क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हुए। संपूर्ण गंगा घाटी में जो शहर पहले अत्यंत समृद्ध अवस्था में थे उसमें से अधिकांश को गुप्त युग में या तो त्याग दिया गया या वहां के आवासन में पर्याप्त विघटन हुआ। पाटलिपुत्र जैसे महत्वपूर्ण नगर हेनसंग के आगमन तक गांव बन गया। मथुरा जैसे महत्वपूर्ण नगर एवं कुम्हार सोनपुर, सोगोरा और उत्तर प्रदेश में गंगा घाटी के अनेक महत्वपूर्ण केंद्र हर्ष के ही प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो इसका उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिप्त एक प्रमुख बंदरगाह था जहां से उत्तर भारत के साथ दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। पश्चिम भारत का प्रमुख बंदरगाह भूकक्ष भरूच था जहां से पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था। इसके अलावा कल्याण तथा काम्बे से भी उत्तर भारतीय व्यापार होता था। क्वेश्चन नंबर 16, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो गुप्त वंश।
गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे। गुप्त लेखकों में जिन भूमि दानों का उल्लेख किया गया है उससे यह स्पष्ट है कि भूमि दान के साथ साथ गांव की भूमि से उत्पन्न होने वाली आय भी ग्रहीता को सौंप दी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 17 गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? गुप्त युग में भूमि राजस्व दर की दर क्या थी? राजस्व की दर क्या थी? तो उपज का 6वां भाग। गुप्त काल में जो लोग राजकीय भूमि पर कृषि करते थे उन्हें अपनी उपज का 1 भाग, उपज का 6वां भाग राजा को कर के रूप में देना पड़ता था, जो षष्ठांश होता था। गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को भाग कर अथवा उद्वर्ग कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 18 धर्मशास्त्रों में भू स्वराज की दर क्या है? धर्मशास्त्रों में भू स्वराज की दर क्या है? 1/6। प्रायः सभी धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर 1/6 उपज का 6वां भाग होता था। क्वेश्चन नंबर 19 किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता था? किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता था? तो बिना जोती हुई जंगली भूमि। बिना जोती हुई भूमि वह भूमि जिस पर खेती न की गई हो को अपरहत भूमि कहा जाता था। यह गुप्तकालीन राजस्व व्यवस्था का एक पद है। क्वेश्चन नंबर 20 गुप्त काल में शीशे के सिक्कों की एक बड़ी संख्या जारी की गई। गुप्त काल में शीशे के सिक्कों की एक बड़ी संख्या जारी की गई सातवाहनों द्वारा। पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्कों की एक बड़ी संख्या सातवाहन शासकों के द्वारा जारी की गई थी। तथ्य है कि सातवाहन राजवंश की स्थापना सिमुक ने की थी। इनकी वास्तविक राजधानी प्रतिष्ठान या पैठान में अवस्थित थी। पुराणों में इस राजवंश को आंध्र भेतिया या आंध्र जातीय कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 21 प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन है? तो प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक कौन है? ये हरिसेन। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक हरिसेन था। हरिसेन ने इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर समुद्रगुप्त के विषय में प्रशंसात्मक वर्ण प्रस्तुत किया है, जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है। इस प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के प्रशासनिक पदाधिकारियों के भी नाम मिलते हैं, जो निम्नलिखित है: सिंध विग्रहक, कुमारामात्य तथा महादंडनायक आदि। क्वेश्चन नंबर 22 निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? तो इक्ष्वाकु को कहा गया है। इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय तथा आंध्र भेतिय कहा गया है। पहले वे सातवाहनों के समान थे, किंतु उनके पतन के बाद उन्होंने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। इस वंश का संस्थापक श्री शांतनु था। क्वेश्चन नंबर 23
वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की? वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की? पुष्पवती ने की थी। वर्णवट की रचना हर्षचरित्र के अनुसार वर्धन वंश की स्थापना पुष्पवती नामक व्यक्ति ने स्थानेश्वर में की थी। हर्षवर्धन इस वंश का सबसे महान शासक था। क्वेश्चन नंबर 24, कवि वन निवासी था। कवि वन निवासी था। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में कोई नहीं। वर्णवट का जन्म बिहार में स्वर्ण नदी के किनारे अवस्थित प्रतिकुटा नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम चित्रभानु तथा माता का नाम राजदेवी था। क्वेश्चन नंबर 25, हर्षवर्धन के शासन काल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? हर्षवर्धन के शासन काल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? हेनसंग। हर्षवर्धन के समय की सर्वप्रमुख घटना चीनी यात्री हेनसंग के भारत आगमन की है। इसकी उत्कंठ अभिलाषा महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों द्वारा पवित्र किए स्थानों को देखने एवं पवित्र बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने की थी, जो उन दिनों भारत में सुलभ थे। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उसने तांग शासकों की राजधानी चंग ने भारतवर्ष के लिए 629 ईस्वी में प्रस्थान किया। अपनी भारत यात्रा के ऊपर उसने एक ग्रंथ लिखा जिसे सियुकी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस शासक ने हर्ष के समय असम पर शासन किया था? निम्नलिखित में से किस शासक ने हर्ष के समय असम पर शासन किया था? तो भास्कर वर्मन ने। प्रश्नगत विकल्प में हर्ष के समय पर भास्कर वर्मन ने असम पर शासन किया था। भास्कर वर्मन कामरूप का अंतिम शासक था। क्वेश्चन नंबर 27, हेनसंग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। हेनसंग भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था, तो मथुरा था सबसे प्रसिद्ध नगर। चीनी यात्री हेनसंग हर्षवर्धन 606 से 647 ईस्वी के समय भारत में आया था। उसके अनुसार मथुरा उस समय सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था, जबकि वाराणसी रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। हेनसंग बताता है कि थानेश्वर की समृद्धि का प्रधान कारण वहाँ का व्यापार ही था। वन ने थानेश्वर नगरी को अतिथियों के लिए चिंतामणि भूमि तथा व्यापारियों के लिए लाल भूमि बताया है। यहाँ के निवासी अधिकांशतः व्यापारी थे, जो विभिन्न वस्तुओं का व्यापार करते थे। उज्जैनी तथा कन्नौज भी इस काल में आर्थिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध थे। क्वेश्चन नंबर 28, सातवीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान भारत का कौन शासक था जो बौद्ध धर्म के संरक्षण और सांस्कृतिक गतिविधियों के समर्थन के लिए जाना जाता था? इसका होगा हर्ष। सातवीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान भारत का पुष्पवती वंश का शासक हर्ष या हर्षवर्धन
बौद्ध धर्म के संरक्षण और सांस्कृतिक गतिविधियों के समर्थन के लिए जाना जाता है। हर्षवर्धन ने लगभग 606 ईस्वी से 647 ईस्वी यानी 41 वर्षों तक शासन किया। क्वेश्चन नंबर 29, चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में। 637 ईस्वी में हेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय गया। इस समय यहाँ के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। लगभग डेढ़ वर्ष तक नालंदा में निवास कर उसने योग्य शास्त्र का अध्ययन किया। इसके बाद वह बंगाल का उड़ीसा, ध्यान कटक होता हुआ कांची पहुंचा। अपनी यात्रा के दूसरे दौर में हेनसांग पुनः नालंदा आया और वहां उसने व्याख्यान दिए। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, गुप्त वाकाटक युग में तर्क और बहस पर अध्ययन केंद्रित करते हुए भारतीय दर्शन के किस महत्वपूर्ण स्कूल का विकास हुआ? वैशेषिक। गुप्त वाकाटक युग में तर्क और बहस पर अध्ययन केंद्रित करते हुए भारतीय दर्शन स्कूल वैशेषिक का विकास हुआ। न्याय दर्शन के संस्थापक गौतम है। न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान वैध या अवैध हो सकता है। वैध ज्ञान को परवा और अवैध ज्ञान को अपरवा कहा जाता है। नेक्स्ट वीडियो में प्राचीन भारत में सत्यापित कला को कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही।